हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। ठीक है गाइस, अब तक हम लोगों ने जो है वो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के ऊपर चर्चा की। आज जो है हम लोग अकाउंट्स का टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आप टीवाई बीकॉम में हो, सेमेस्टर 6 में हो और या आप एमकॉम में हो, तो ये जो है वीडियो आपको जो है बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक आज शुरू कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आपको एमकॉम में भी मिलेगा, आपको नेट के सिलेबस में भी मिलेगा और आपको टीवाई बीकॉम में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस चलो आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। आपको क्वेश्चन में जो है कैसा आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए देगा, लेकिन उस प्रैक्टिकल सम्स को करने से पहले हम लोगों को उसकी बेसिक, उसकी जो डिटेल है वो पता होनी चाहिए। बेसिक डिटेल जो है हमको उसको पता होना चाहिए, तभी हम लोगों को क्या जो है वो सम करने में हम लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नेट में जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन पूछ सकता है। अभी फिलहाल जो है हाल ही में जो है सेट एग्जाम 2020 का जो हुआ है उसमें मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन पूछ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल सम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक है मार्जिनल और एक है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग तो हम लोगों को पता है कि कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, कोई भी चीज का खर्चा। लेकिन ये जो वर्ड है मार्जिनल, इसके साथ जो मार्जिनल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा या एडिशनल। अब पूरे वर्ड का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्टिंग, उसको कहते हैं एडिशनल कॉस्ट। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, उस एडिशनल कॉस्ट की जो है कैलकुलेशन को क्या है, उसको सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने बता दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। ओके, तो आपको जो है स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रहा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशनल कॉस्ट incurred to produce one more unit या one more extra unit भी हम लोग कह सकते हैं। तो क्या समझ में आया डेफिनेशन से कि मार्जिनल कॉस्ट कैसा कॉस्ट है, एक एडिशनल कॉस्ट होता है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है जो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट वो एंकर करते हैं फॉर व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। हम लोग को एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग को जो कॉस्ट लगता है वो एक्स्ट्रा यूनिट के पीछे, उस कॉस्ट को कहते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे सपोज कि अगर एक कंपनी है, कंपनी ने सोचा कि हमको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, 100 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ओके, और 100 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट आ रहा है 10 रुपीज, ओके। लेकिन अभी कंपनी क्या सोचती है कि हम लोग को 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना है, अभी हमको क्या मैन्युफैक्चर करना है, 150 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि 150 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। अब कंपनी को जो कॉस्ट लग रहा है वो लग रहा है 15 रुपया। ओके, पहले कितना लग रहा था कॉस्ट, 10 रुपया, क्योंकि कंपनी कितना मैन्युफैक्चर करी थी, ओनली 100 यूनिट्स। अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि 150 प्रोडक्ट को क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। अब कॉस्ट कितना आ रहा है, 15 रुपया कॉस्ट आ रहा है। तो ये जो 15 रुपया, इसमें जो 5 रुपया जो बड़ा है, एक्स्ट्रा बड़ा है 5 रुपया, वो क्या है, वो एडिशनल कॉस्ट है। ओके, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, यूनिट बढ़ा दिया, 100 से क्या कर दिया, 150 कर दिया, तो मेरा जो कॉस्ट भी क्या हो गया, 10 रुपीज से क्या हो गया, 15 रुपया हो गया। तो ये जो 5 रुपया जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, वही 5 रुपये को हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सा है। ठीक है, तो अब ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग का सम्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल, तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, वो कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को पता होने चाहिए। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक आता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है कंट्रीब्यूशन और एक होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हम सबको पता है, ओके, सेल्स भी हम सबको पता है। नया क्या क्या है यहाँ पे, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है कंट्रीब्यूशन। ये जो 3 चीजें वो क्या है, हमारे लिए नहीं है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये होता क्या है। गाइस, अगर एक कंपनी कोई मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट, अगर उसको ये पता करना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा। सर सिंपल सी बात है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालो और उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा है उसका प्राइस निकालो और उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सिंपली वैसा ही हमको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक स्टेटमेंट बनाना होता है कि कंपनी क्या फाइंड आउट करती है कि अगर मुझे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, तो स्टेटमेंट जो ऐसा बनती है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। ओके, और सेल्स को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, शॉर्ट फॉर्म में, और सेल्स में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी प्रोडक्ट। अब
टोटल कॉस्ट को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, अगर टोटल कॉस्ट मेरा ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो ऑब्वियसली मुझे लॉस हुआ है, अगर टोटल कॉस्ट जो है वो हमारा कम है सेलिंग प्राइस से तो यानी कि मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो टोटल कॉस्ट आपको दिख रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग में, इसको क्या किया है, इसको इलेबोरेट किया है, इसको अच्छे से डिफाइन किया है कि जो टोटल कॉस्ट होता है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके, टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, दो कॉस्ट से जो है टोटल कॉस्ट बनता है। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब सर ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या होता है, पहले आप ये बता दीजिए। तो सुनो, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो ऐसा कॉस्ट होता है जो हमारा जो प्रोडक्शन के साथ जो है वो कम होता है या बढ़ता है। नहीं समझ में आया, देखो फिर से बताता हूं। जो वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट which directly vary with a change in the levels of production। वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है कि अगर मैं समझो प्रोडक्ट को कितना मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है 10 रुपीज। ओके, और अब मैं क्या करता हूं, प्रोडक्शन का जो मेरा लेवल है उसको मैंने बढ़ा दिया, अब मैं 150 प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो मेरा जो कॉस्ट भी जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ में मेरा कॉस्ट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये ऐसे जो कॉस्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो कौन कौन से वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सारे जो ऐसे कॉस्ट है, अगर मैं अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा देता हूं तो ये सारे कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। अगर मैं रॉ मटेरियल पहले कम यूज कर रहा था, अब मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मुझे रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मंगाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ज्यादा कॉस्ट लगेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी मेरा बढ़ जाएगा, और लेबर कॉस्ट, जो लेबर को जो मैं वेजेस पे करता हूं वो भी मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ज्यादा वर्कर लोग लगेंगे अभी प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। अब जो फिक्स कॉस्ट होता है वो पूरा ही अपोजिट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो वेरी नहीं करता, यानी कि वो चेंज नहीं होता। ओके, अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है या कम होता है उससे फिक्स कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट रिमेन द कांस्टेंट, यानी कि फिक्स कॉस्ट जैसे का वैसा ही रहता है। ओके, तो सो फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी या व्हिच डू नॉट चेंज विद अ चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो फिक्स कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जो चेंज नहीं होते, हमारे वो फिक्स होते हैं। तो ऐसे कौन से कॉस्ट होते हैं, जो प्रोडक्शन को बढ़ा दो या कम कर दो उसको फर्क नहीं पड़ता, जैसे रेंट है, ओके एग्जांपल रेंट है, एंड सैलरीज है, टैक्स पेमेंट्स है, तो ये सारे जो कॉस्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं। अभी अगर मैं प्रोडक्शन 100 करूं क्वांटिटी का या 1000 करूं, मुझे रेंट जो है उतना ही भरना पड़ेगा जितना रेंट फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मुझे रेंट डबल टिबल भरना पड़ेगा, ओके, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन लेवल बना दिया, क्योंकि भाड़ा क्या होता है, फिक्स होता है। सैलरी जो एम्प्लॉय लोग को मैंने रखा हूं उसको मैंने मुझे क्या करना है, फिक्स सैलरी देना है, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो। ओके, तो ये होते हैं फिक्स कॉस्ट। ओके, तो अभी हमारा स्टेटमेंट कैसे बन जाएगा, स्टेटमेंट पे आओ फिर से, कि सेल्स में से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ओके, हम लोग को टोटल कॉस्ट नहीं लिखना है, हम लोग को क्या लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट लिखना है। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं वीसी। ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट मैंने माइनस कर दिया, सेलिंग में से मैंने क्या कर दिया, मेरा कॉस्ट माइनस कर दिया। अब मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है। ओके, तो यहां पे जो प्रॉफिट है उसको हम प्रॉफिट नहीं लिखते, उसको हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, उसको क्या लिखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी यहां पे मैंने सिर्फ एक ही कॉस्ट को माइनस किया है, यहां पे मैंने सिर्फ अभी वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया, डिडक्ट किया है सेल्स में से, अभी मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को डिडक्ट नहीं किया है। तो ये मेरा जो है एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ओके, तो जब मैं वीसी माइनस करता हूं सेल्स में से तो मुझे मिलता है सी, मिलता है सी, मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से मैं माइनस करूंगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद अब जो फाइनल जो अमाउंट बचेगा वो होता है मेरा नेट प्रॉफिट। ओके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको अपने दिमाग में रख लो, याद रखो लोग किसी भी तरह, क्योंकि जितने भी सम्स हम लोग करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के वो सारे इसी स्टेटमेंट पे जो है बेस्ड होने वाले हैं। तो क्या करना है, एस माइनस वीसी हम लोग को मिलता है कंट्रीब्यूशन, ये एक तरीके का प्रॉफिट होता है लेकिन इट इज नॉट अ नेट प्रॉफिट। अब इसमें से माइनस करना है हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट, अब जो अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी गाइस मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हमको प्रैक्टिकल सम्स करना है, प्रैक्टिकल सम्स के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो और बहुत सारे जो है वो आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। ओके, 20-25 से ज्यादा आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे।
तो मैंने क्या है इसका शॉर्टकट निकाला है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ जो है वो 8 फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है। 8 फॉर्मूले को याद रखना है। पूरा जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का जो है वो पूरा चैप्टर जो है वो इसी 8 फॉर्मूले से जो है सॉल्व आराम से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो मार्जिनल कॉस्टिंग के जो फॉर्मूले है वो स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मार्जिनल कॉस्टिंग के मैं 1 बाय 1 फॉर्मूले बताऊंगा, उसको आपको क्या करना है, नोट करके रखना है बुक में अपने। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, कि अगर हम लोग को सी फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो आपको जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको बेसिकली जो है क्वेश्चन में कैसा देगा, या तो आपको पूछेगा कि फाइंड द कंट्रीब्यूशन, फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, फाइंड प्रॉफिट, फाइंड ब्रेक इवन सेल्स, ओके, फाइंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन होंगी और कुछ जो है आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले में क्या करना है, उन सारी चीजों को पुट करना है और कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। आप देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस वी। मैंने स्टेटमेंट में ही बताया कि जब सेल्स में से हम लोग VC माइनस करते हैं तो हमारा जो आता है कंट्रीब्यूशन आता है। ओके, सेकंड जो फॉर्मूला है उसका नाम है PVR। पीवीआर का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ओके, यहां पे हम लोग को एक परसेंटेज कैलकुलेट करना रहता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है C डिवाइड बाई S इंटू 100। C यानी कि क्या है, कंट्रीब्यूशन है, डिवाइड बाय S क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, इंटू 100। ओके, थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है वो है ब्रेक इवन सेल्स। इसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। कभी BEP लिखा होता है, कभी BES लिखा होता है। ओके, तो जब ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोलता है तो हम लोगों को उसको 2 तरीके से फाइंड करना होता है, एक यूनिट में फाइंड करना होता है और एक रुपीस में फाइंड करना होता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होता है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन अ रुपीस। अगर लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को दोनों तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको यूनिट में भी सॉल्व करना पड़ेगा और रुपीस में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों का फॉर्मूला देख लो। ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट का क्या फॉर्मूला है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय C। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय C यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट तो पता है और डिवाइड किससे करना है, C यानी कि कंट्रीब्यूशन। अगर यही मैं ब्रेक इवन पॉइंट को सॉल्व करना चाहता हूं अगर रुपीस में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR। ओके, जो PVR मैंने ऊपर बताया ना फॉर्मूले में, वही PVR का अमाउंट को हम लोग को क्या करना है, PVR के परसेंटेज को ब्रेक इवन पॉइंट के जो है फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MOS। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो है 2 फॉर्मूला है, एक है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक और फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। ओके, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो 2 अलग अलग फॉर्मूला है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, उस हिसाब से हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो है फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया कि C डिवाइड बाय S इंटू 100 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम लोगों को 2 पीरियड दिए हुए हैं, 2 ईयर दिया हुआ है कि एक ईयर का जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और दूसरे ईयर का भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरे ईयर का भी प्रॉफिट दिया हुआ है, तब हम लोग को जो है पीवीआर का जो फॉर्मूला है तब चेंज हो जाता है। ओके, तो पीवीआर का जो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, उसका नाम क्या है कि पीवीआर इज इक्वल टू चेंज इन द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन द सेल इनटू 100। ओके, यानी कि क्वेश्चन में आपको जो है 2 अलग अलग सेल्स दिया होगा, एक साल का और एक दूसरे साल का भी सेल और प्रॉफिट दिया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है कि लास्ट ईयर के सेल्स का और करंट ईयर के सेल्स का और प्रॉफिट का दोनों का डिफरेंस देखना है और उसको वहां पे क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। कि फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट ओके डिवाइडेड बाय चेंज इन द सेल्स इनटू 100। ये थे कुछ फॉर्मूले, इतने ही फॉर्मूले हमको जो है क्या करना है, याद रखना है। तो गाइज ये 8 फॉर्मूले है, इस 8 फॉर्मूले को हमको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। पूरा क्वेश्चन जो है हमारा प्रैक्टिकल जो सम्स होंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के, इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से कि ये फॉर्मूले को क्या करो, आप याद करके रख लो, ठीक है। और याद भी बहुत सिंपली इजी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल सम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो।